नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। तो दोस्तों, आज के हम इस केमिस्ट्री के माया जाल में कुछ ऐसी मायाओं को तोड़ेंगे जिससे कि हमारा जो केमिस्ट्री का नॉलेज है वो शानदार हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज हमारे चैनल में आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, और इसको हम अणुभार भी कहते हैं। अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार। तो दोस्तों, इसके अंदर आप ऐसी चीज सीखेंगे जो हमारे केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। यदि मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है दोस्तों, इट मींस हमें कुछ नहीं आता है। तो इस टॉपिक को आप मजबूत बनाइए। देखिए हम किस प्रकार से ये टॉपिक पढ़ाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार इसको देखते रहिए, और कॉपी और पेन लेकर के आप जरूर बैठें, जिससे कि क्या हो, आपको ये चीज सही तरीके से याद भी हो जाएगी। कुछ सवाल भी हम करेंगे जिससे कि रफ कॉपी आप लेकर बैठेंगे तो सवालों को हल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ करके जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान या भार निकाला जाता है उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े। उस पदार्थ का जो अणु है वो कार्बन 12 जो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप में समस्थानिक के एक परमाणु भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो दोस्तों, इससे जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो हुआ है आणविक द्रव्यमान बराबर पदार्थ के अणु का भार अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। मतलब कार्बन जो है उसका जो 12 है समस्थानिक है C12, उसके एक परमाणु का भार कितना है, उसका 1/12 अपन को करना है। दोस्तों हम इससे और इजी तरीके से देखें तो कोई भी यौगिक है, आपका मॉलिक्यूल है, अणु है, उसमें जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को आपस में जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं H2O, वाटर लेता हूं दोस्तों। वाटर में हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 1, और यहां पर हाइड्रोजन कितने दोस्तों 2, प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है इंटू 16 एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो इन सबको अपन जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 + 16 = 18 दोस्तों। यानी कि वाटर का आणविक द्रव्यमान जो है वो 18 है। इट मींस ऐसा हुआ कि कार्बन 12 के एक परमाणु से एक परमाणु के 1/12वें भाग से ये 18 गुना भारी है। 18 गुना भारी है। दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस H2SO4। H2SO4 में आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 है दोस्तों, इसका परमाणु भार 1 है दोस्तों, प्लस सल्फर का 32 होता है दोस्तों, ये 1 है, प्लस ऑक्सीजन का टोटल क्वांटिटी है 4 और 16, इसको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल आएगा दोस्तों 98 जो है दोस्तों वो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान है। इसी प्रकार से दोस्तों आप और मॉलिक्यूल्स का भी निकाल सकते, जैसे CO2 का निकालिए 44 आएगा। इसी प्रकार से आप HCl का निकालिए दोस्तों 36.5 आएगा। तो दोस्तों आप CH4 का निकालिए, CH4 का कार्बन का 12 + 4 = 16 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज और है दोस्तों। पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? पदार्थ का भार लीजिए कितने ग्राम है, और पदार्थ के आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास का उसमें भाग दे दीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत ही मेन फॉर्मूला है पदार्थ के मोलों की संख्या निकालना। तो दोस्तों जो मोल होता है, मोल हम कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका आणविक द्रव्यमान,
ये वाला फॉर्मूला देखिए, पदार्थ का भार यानी कि ग्राम में उसका द्रव्यमान ले लीजिए बटा उसके अणुभार का या आणविक द्रव्यमान का या मॉलिक्यूलर मास का भाग दे दीजिए। अभी दोस्तों हम आगे टॉपिक के अंदर इस प्रकार के सवाल करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि मोल कैसे निकालते हैं। पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान ले लीजिए और उसमें मॉलिक्यूलर मास का भाग लगा दीजिए, जो आंसर आएगा वो मोल आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की तरफ। मोल कंसेप्ट देखिए, मोल की संख्या अपन ने निकालने का फॉर्मूला देखा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों मोल कंसेप्ट या मोलर मास में। मोलर मास को हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान और मोल कंसेप्ट मतलब मोल से कल्पना। तो इसके अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे, देखो किसी पदार्थ में मात्रा जिसमें 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु है, उतने ही उस पदार्थ के कण उपस्थित होने चाहिए। पदार्थ का एक मोल कहलाता है दोस्तों, समझिए। कार्बन 12 है दोस्तों, कार्बन 12, उसका 12 ग्राम ले लीजिए दोस्तों। उस 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु यदि किसी दूसरे तत्वों में या फिर अणु में पाए जा रहे हैं तो हम कहेंगे वो एक मोल पदार्थ है। समझिए दोस्तों वापस, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन 12 के 12 ग्राम है दोस्तों, इसमें जितने भी जैसे मान लीजिए ए परमाणु है, तो जैसे ऑक्सीजन 16 है तो ऑक्सीजन 16 के कितने ग्राम में ए मिलेंगे, आपको ए परमाणु मिलेंगे, तो इसके 16 ग्राम में मिलेंगे दोस्तों। तो 16 ग्राम इसका एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान हुआ। वैसे ही कार्बन 12 के लिए जो 12 ग्राम है वो द्रव्यमान हुआ एक मोल का दोस्तों। दोबारा समझिए दोस्तों, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु उस अणु या तत्व में होने चाहिए, तभी उसे हम एक मोल कहेंगे। और दोस्तों आगे बढ़े तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये जो आप संख्या देख रहे हो दोस्तों, इस संख्या को हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 दोस्तों। ये 23 है पावर, यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी अणु है, कोई भी तत्व है, यदि उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है या आयन है या अणु है, कुछ भी है, तो उसे हम एक मोल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? एक मोल। जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें तत्वों का ग्राम परमाणु द्रव्यमान चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम कहें हाइड्रोजन गैस है तो इसका मोलर द्रव्यमान बताएं तो 2 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार से हम कहें O2 तो 32 ग्राम पर मोल। ये लिखा हुआ है दोस्तों तत्वों का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो H2 का तत्वों का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 2। O2 का कितना हुआ दोस्तों? 32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी यौगिक का चाहिए तो उस यौगिक का पूरा आप क्या कीजिए, परमाणु के द्रव्यमान का योग कर दीजिए, आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए तो उसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे दोस्तों बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 का 98 क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों। तो इसका 98 ही क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान हुआ दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि एक मोल में कितने कण होते हैं। कण का मतलब परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, कोई धरायन ऋणायन जो भी है, वो एक मोल में कितना होना चाहिए? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होना चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, ये वाली चीज है बेटा मोलर आयतन। मोलर आयतन दोस्तों,
मोलर आयतन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। गैसों के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, गैस के लिए। इस चीज को आप याद कर लीजिए कि एसटीपी, एसटीपी का अर्थ क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम एनटीपी भी बोल सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप दाब, या इसको हम कह सकते हैं यहां पर मानक ताप दाब। एसटीपी पर या एनटीपी पर किसी भी गैस का एक मोल का आयतन जो है वो 22.4 लीटर होता है दोस्तों। किसी भी गैस का एक मोल का आयतन एसटीपी पर या एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसके 2 ग्राम में कितना आयतन है? तो हम कहेंगे 22.4 लीटर। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक मोल का एसटीपी पर आयतन कितना है दोस्तों? 22.4 लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 22,400 ml। 22,400 ml भी लिख सकते हैं यदि आप ml में लेना चाहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक संबंध है मोलर आयतन, आणविक द्रव्यमान और घनत्व के बीच में। जो क्या संबंध है? आणविक द्रव्यमान जो होता है, यदि मोलर आयतन को घनत्व से गुणा कर दिया जाए, वैसे अपना जनरल जो फॉर्मूला है वो है द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान बराबर मोलर आयतन गुणा घनत्व है। यदि आयतन दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो हम आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप कंटिन्यूली इसको याद करते हुए चलें, लिखते हुए चलें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उस पर हमारी कमांड हुई है, और हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और क्लियर होने के साथ साथ मजबूती आती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है वो है 4 ग्राम नाइट्रोजन। दोस्तों 4 ग्राम नाइट्रोजन जो है उसमें मोलों की संख्या कितनी है? तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मोल बराबर क्या होता है दोस्तों? मोल बराबर ग्राम में मात्रा पदार्थ की बटा उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो दोस्तों यहां पर नाइट्रोजन है 4 ग्राम। कितना है दोस्तों? 4 ग्राम मात्रा ले ली हमने। अब जो नाइट्रोजन है N2 दोस्तों, इस N2 का आणविक द्रव्यमान देखें तो एक नाइट्रोजन परमाणु का होता है 14 ग्राम, तो 2 का हो गया दोस्तों 28 ग्राम। तो यहां पर हमें 28 का भाग लगाना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिए, वही उसके क्या है? मोल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है KClO3। इसके 428.75 ग्राम है दोस्तों। तो KClO3 यानी पोटेशियम जो क्लोरेट होता है उसका हमें सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, और ये KClO3 का जो आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 122.50। 122.50 कैसे निकाला? पोटेशियम का होता है दोस्तों 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16 × 3। जब इनको आप जोड़ोगे तो 122.50 आएगा दोस्तों, 122.50। अब दोस्तों 428.75 ग्राम में कितने मोल होते हैं दोस्तों? तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राम में मात्रा 428.75 बटा मोलर द्रव्यमान 122.50। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा? जब आप इसका आंसर निकालेंगे
तो आपके पास आएगा 3.5 मोल। निकाल लीजिए दोस्तों, आपके पास रफ कॉपी है और इस रफ कॉपी के अंदर हल कीजिए और हल करने पर हमारे पास दोस्तों कितना आंसर आता है, 3.5 मोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की कड़ी के अंदर हमारे पास है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया अणुओं का कितने मोल होता है। तो दोस्तों हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू 17 ग्राम, यानी कि 14 और 3 17 इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु। तो देखो 1 मोल में इतने अणु होते हैं दोस्तों, 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 17 ग्राम, और 17 ग्राम कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर। इट मींस अमोनिया के कितने मोल आए दोस्तों, 1 मोल। आंसर कितना है दोस्तों, 1 मोल। दोबारा समझिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु कितने ग्राम में होते हैं, 17 ग्राम में, और 17 ग्राम में अमोनिया के कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में 11.2 लीटर SO2 गैस। तो देखिए दोस्तों 22.4 लीटर SO2 जो है वो 1 मोल रहेगी। STP के ऊपर यदि 22.4 लीटर कोई गैस का आयतन है, इट मींस उसके कितने मोल होंगे, वो 1 मोल। अब यदि हमारे पास 11.2 लीटर है तो इसका हम लोग 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल टू 0.5 मोल, यानी कि आधा मोल। 0.5 मोल SO2 प्रेजेंट होगी 11.2 लीटर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आप इसमें कमी न छोड़ें, रफ कॉपी में लिखते जाएं, हल करते जाएं, जिससे कि आप लगातार यदि बने रहेंगे तो लिखते रहेंगे, हल करते रहेंगे तो आपके टॉपिक को मजबूती मिलेगी। मेरे साथ बढ़ते रहिए आगे, हम केमिस्ट्री के मायाजाल को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान की गणना करनी है। द्रव्यमान की गणना करने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट। 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट में कितना द्रव्यमान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें 0.5 मोल लिखना है और सोडियम कार्बोनेट का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है दोस्तों, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3। तो जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का कितना आएगा दोस्तों, 46 प्लस 12 प्लस 48। तो 6 2 8 8 8 16 4 1 5 4 9 9 and 1 106 106 या 106 इसका क्या आ गया दोस्तों, मोलर द्रव्यमान। अब हमें क्या कह रहा है ये 0.5 मोल, इट मींस 1 मोल में दोस्तों 106 है। तो आप देख लीजिए 0.5 मोल में कितना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 106 अपॉन 0.5 इंटू 1। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 53 ग्राम, यानी कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो 0.5 मोल में प्रेजेंट होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपने इस सवाल को निकाल लिया होगा, और यदि नहीं निकाला है दोस्तों तो अभी कॉपी पेन उठाइए और अपने हाथ से इसको निकालिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल का एक अणु, जल का फॉर्मूला आता है दोस्तों H2O। अब H2O के अंदर 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल का द्रव्यमान कितना रहेगा दोस्तों वाटर के लिए, 18 ग्राम पर मोल। तो दोस्तों मुझे आशा है आप शानदार तरीके से मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 यूनिट 1 U
1U के लिए हम निकालेंगे तो आपको पहले भी मैंने बताया डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आंसर आप सीधे सीधे दे सकते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं देना चाहे दोस्तों तो हम इसे हल भी कर सकते हैं। हल करने के लिए अभी दोस्तों मेरे पास बोर्ड को साफ करके हम लिख रहे हैं और इसको हल करके मैं आपको बता देता हूं और हल करने के बाद आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एएमयू के अंदर ग्राम कार्बन जो 12 है उसके कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1 एएमयू में कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं दोस्तों, कार्बन 12 को हम यहां पर स्टैंडर्ड मानते हैं, इसलिए हमने कार्बन 12 लिया है। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा दोस्तों एक एएमयू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 में भाग देंगे एवोगैड्रो नंबर का, क्योंकि हम कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो जब आप 12 में एवोगैड्रो नंबर का भाग लगाओगे दोस्तों तो हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी 1.99 इंटू 10 की पावर -23। अब हम कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो 1/12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23। जब आप इससे भाग देंगे 12 से तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया 1U या 1 AMU का अर्थ है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और आप राइटिंग के साथ चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। परमाणु की संख्या की गणना करें। नाइट्रोजन परमाणु के आधे मोल में यानी कि 0.5 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो हम बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर 2 हैं दोस्तों परमाणु, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 इतने परमाणु हो जाएंगे 1 मोल N2 के अंदर। तो 0.5 मोल के अंदर भाग लगा दीजिए 0.5 का दोस्तों, 0.5 का आप भाग लगाओगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर 4, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आता है वो आपका आ जाएगा, जैसे निकाल लीजिए। तो इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख दीजिए, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहां पर हम टू और इसमें 0.5 का आप क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगी नाइट्रोजन परमाणु की संख्या। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु में, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने परमाणु होंगे दोस्तों? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, क्योंकि नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है दोस्तों? 14 ग्राम। और 1 मोल में कितने परमाणु होंगे दोस्तों? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन आप समझ गए, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है प्रतिशत संगठन, और यहां पर इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब है मूलानुपाती सूत्र, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है आणविक सूत्र। तो प्रतिशत संगठन का मतलब यह है दोस्तों कि
कोई भी कंपाउंड है हमारा, उसके अंदर कोई भी तत्व है, जैसे लाइक हमारे पास ये है दोस्तों KClO3, इसमें टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? अब टोटल में से पोटेशियम कितना है, क्लोरीन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इन सब का जो परसेंटेज होगा उसे हम बोलेंगे प्रतिशत संगठन। यानी कि परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो क्या है? यौगिक के प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है, उसमें टोटल विषय है हमारे पास 6, उन 6 विषय में टोटल आया आपके पास 400 नंबर। जैसे मान लीजिए हिंदी के अंदर आपके 40 नंबर आए हैं, तो 40 उस 400 का कितना पार्ट है, यानी कि 40/400 इंटू 100, वो कंपोजिशन ही आपका यहाँ पर प्रतिशत यानी परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। जैसे हमारे पास KClO3 है, KClO3 का जो टोटल है 122.50 है। अब इस 122.50 में पोटेशियम कितना है? 39 ग्राम। अब इस 39 ग्राम से हम परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, और फिर Cl के लिए 35.5 का परसेंटेज निकालेंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के 48, 16 इंटू 3 इंटू 48, तो 48 का हम 122.50 में कितना पार्ट बनता है वो निकालेंगे। वही आपका परसेंटेज कंपोजिशन है। जैसे अभी मैं आपको आगे एक सवाल लेकर के हम सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आणविक सूत्र, आपने कई प्रकार के सूत्र देखे होंगे दोस्तों, C6H6, इसी प्रकार से Na2CO3, इसी प्रकार से C2H5OH, इस प्रकार के आपने सूत्र देखे होंगे दोस्तों। तो जो आणविक सूत्र होता है उसके अंदर अणु के प्रत्येक परमाणु की वास्तविक संख्या दर्शाते हुए लिखा जाता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें 6 है। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट में सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल के अंदर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है और ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन ये वाला 1 और ये 5 कितने हो गए? 6 हो गए। इस प्रकार से इसकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अणु सूत्र भी बोलते हैं इसको और आणविक सूत्र भी बोलते हैं। तो अणु सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक में जितने भी तत्व मौजूद हैं उनकी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हुए लिखना आणविक सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र, शब्द से पता चल रहा है मूल अनुपात, अर्थात जो अणु के अंदर वास्तविक संख्या है उस संख्या का सरल अनुपात के रूप में लिखना, उस संख्या को सरल अनुपात में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, तो दोस्तों यहां पर ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो C1H2O1, ये वाला तो है इसका अणु सूत्र यानी कि आणविक सूत्र, और ये वाला है इसका मूलानुपाती सूत्र। इट मींस ये जो आपने सूत्र देखा है ये सूत्र इस आणविक सूत्र का एक सरल अनुपात है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं दोस्तों CH3COOH, इसको वैसे लिखा जाए C2H4O2, इसके अंदर 2 से डिवाइड होगा तो C1H2O1, तो ये इसका अणुसूत्र है दोस्तों, और ये इसका सरल अनुपात यानी कि मूलानुपाती सूत्र है। तो इस प्रकार से आप अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों संरचनात्मक सूत्र में। नाम से पता चल रहा है दोस्तों संरचना, अर्थात किसी भी यौगिक को, अणु को सभी बंध दर्शाते हुए लिखना, प्रदर्शित करना ही क्या है? संरचना सूत्र है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर CH3COOH को लिखता हूं तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा CHHHCOOH। इस प्रकार से हमने सभी बंधों को दर्शाया है, उसकी संरचना दर्शाई है, तो इसे हम कहेंगे संरचना सूत्र दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन दोस्तों C2H5OH, तो दोस्तों CHHHCHOH, ये वाला जो सूत्र है ये कहलाता है दोस्तों संरचना सूत्र। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या होता है अणु सूत्र, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, क्या होता है संरचना सूत्र। अब दोस्तों हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोस्तों इसके लिए हम
कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास सवाल के अंदर परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और परसेंटेज देने के साथ ही हमें कुछ अणुभार भी दे रखा होगा, उससे हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की गणना करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल के लिए। तो हमारे पास सवाल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। कार्बन 57.82% और हाइड्रोजन 3.60% तथा शेष ऑक्सीजन, इसका अणुभार 166 है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र यानी कि आणविक सूत्र ज्ञात करें। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोस्तों मैंने ये बताया आपको कि ये वाला जो सवाल है, ये सवाल दोस्तों आप एक बार सुन करना और कल हमारे वीडियो के अंदर या फिर मैं अलग से इस सवाल का जवाब आपको वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इस सवाल का जवाब हम कल ढूंढेंगे, कल आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालेंगे। और इसके लिए हमें परसेंटेज दे रखा होगा और अणुभार दे रखा होगा। इसके साथ ही हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के यदि आपको वीडियो चाहिए, इसी प्रकार का नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री का, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लगातार रोज हमारी एक नई क्लास के साथ आते हैं, नए टॉपिक के साथ आते हैं। यदि आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो हम शानदार तरीके से केमिस्ट्री के इस माया जाल को तोड़ पाएंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।